जय हिंद। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक सर सरस्वती कोचिंग ऑफिशियल में। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। उसके पूरे जो सिलेबस का पैटर्न है उसको लेकर के मेरी चर्चा भी रही थी इससे पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया। और वो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है उत्तराखंड एसआई को लेकर, जिसके लिए उत्तराखंड के विद्यार्थी काफी समय से प्रतीक्षा में थे। और उत्तराखंड एसआई की वैकेंसी कब आएगी इसको लेकर के तो हम उसी सारी चीजों को लेकर के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, चर्चाएं करेंगे, पढ़ाई का तरीका मैं आपको प्रेषित करूंगा। उस तरीके से आपके लक्ष्य तक मैं आपके साथ चलने का प्रयास करूंगा। तो आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल में। साथ ही साथ में हम जो अभी फिलहाल चर्चा का विषय लेकर के चल रहे हैं वो मैथ के पार्ट को लेकर के चल रहे हैं, मैथ विषय को लेकर के चल रहे हैं। जो मैथ का विषय है वो आपका 75 नंबर का रन करने वाला है। और इस मैथ के पार्ट में जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा वो सिलेबस के अनुसार रहेगा। मैं यहाँ पर एक चीज इंडिकेट करना चाह रहा हूँ कि जो मैथ का सिलेबस दे रखा है उसके बहुत सारे पार्ट्स बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे आपका एचसीएफ, एलसीएम, 2D, 3D सब, मतलब कि एक तरह से अभी मैं सिलेबस दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सारे एग्जामों में इसी प्रकार का पैटर्न आपको देखने को मिलता है। तो ये वीडियो आपका सिलेबस उत्तराखंड एसआई से संबंधित है, लेकिन देखा जाए तो ऑल एग्जामों को कवर करता है। और साथ ही साथ में जो हम पढ़ेंगे, जो हम समझेंगे, बेसिक से एडवांस पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ट्रिक पर जोर देंगे, टाइम मैनेजमेंट देखेंगे, 1 मिनट में करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ शुरुआत कर देते हैं और मैं आपको समझाता हूं उत्तराखंड के एसआई के सिलेबस के बारे में क्या क्या चीजें आने वाली है। सबसे पहले मेरी चर्चा रहता है सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। और सिलेबस पर अगर मैं आपसे बात करता हूं तो उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर मैथ सिलेबस पर हमारी चर्चा रहती है। इसको हम देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, वर्दी का सपना करें साकार, जल्दी से हमसे जुड़ें। ठीक है, इसमें आपको दे रखा है लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम और महत्तम समापवर्तक। पहला टॉपिक का पहला पार्ट घातांक करनी, द्विघात समीकरण। ठीक है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, घड़ियां, रीजनिंग का भी पार्ट है। वैसे यहां पर इंडिकेट किया है औसत, अनुपात, समानुपात, समय और दूरी, आयु संबंधी प्रश्न। तो ये इसका पहला टाइप्स है। पहले टाइप्स के अंतर्गत ये सब प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। दूसरे स्लाइड में देखते हैं तो प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नल एवं टंकी, क्रमचय एवं समचय, नाव और धारा, मिश्रण और पृथक्कीकरण, समय और कार्य, ऊंचाई और दूरी, त्रिकोणमिति के बुनियादी प्रश्न जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट आएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से क्षेत्रमति और क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समानांतर, चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब और वृत्त, ये सब आएगा। आयतन, घन, घनाभ, बेलन और गोला, ये सब पूछेगा। प्रायिकता पूछेगा, माध्यिका, माध्य और बहुलक पूछेगा। तो इस तरह से मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि क्या क्या सिलेबस है उत्तराखंड एसआई की परीक्षा के अंतर्गत। तो आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, आपको ये भी पता चला होगा कि बहुत सारे एग्जामों में सेम एज इट इज सिलेबस रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मुझे जो मैथ के बारे में लगता है, मैथ एक पहेली है और उस पहेली में जो आपसे कहा गया है उसके एक एक शब्द की जो लैंग्वेज है वो आपकी पकड़ में आनी चाहिए। लैंग्वेज पकड़ में रहेगी, चीजों को तोड़ना आएगा, सही से मैनिपुलेट करना आएगा, कुछ आपके फॉर्मूलाज होंगे उसमें रखेंगे, टाइम मैनेजमेंट देखेंगे और जल्दी से जल्दी उसको मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो सिलेबस है वो रेलवे का, बैंकिंग का, आपका क्या कहते हैं एसएससी का, इसी प्रकार से तमाम अन्य एग्जामों का भी सेम एज इट इज सिलेबस होता है। मेरा जो मुख्य उद्देश्य रहेगा बेसिक से आपका एडवांस की तरफ आपको ले जाना है, कॉन्सेप्ट सिखा करके ले जाना है, उन सारी बातों पर रहेगा। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं पहले टॉपिक के साथ। और जो पहला टॉपिक इसमें हमें देखते हुए दिख रहा है जिसको हम पढ़ेंगे वो है आपका एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम को हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं पहले टॉपिक में। मैं आपको बेसिक बुनियादी मुद्दों से जोड़ते हुए चीजों को समझाऊंगा और पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत कर देते हैं पर और फिर बात करते हैं एचसीएफ पर। तो हम बात करते हैं एलसीएम पर। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम, इसी को हम बोलते हैं आपका लघुत्तम, लघुत्तम आपका समापवर्त्य, इसी को बोला जाता है लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक हो गया। और इसी को अंग्रेजी में अगर देखते हैं तो ये शब्द है आपका लीस्ट कॉमन, आपका कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये हो गया आपका मल्टीपल। और अब हम इसको समझेंगे कि आखिर लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है। ठीक है, इसी के साथ साथ दूसरा शब्द है आपका जो सीखना है आपको, एचसीएफ। एचसीएफ को हम बोलते हैं आपका महत्तम, महत्तम आपका समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य।
इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं आपका हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट, आपका कॉमन, हाईएस्ट कॉमन आपका फैक्टर, FACTOR फैक्टर, ये हो गया। ठीक है, अब हम दोनों को समझते हैं कि आखिर एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। अगर मैं एलसीएम कहूं तो हमेशा ध्यान रखना, चाहे एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो, कभी वो एक संख्या का नहीं निकलेगा, वो दो या दो से अधिक संख्याओं का ही निकलता है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक संख्याओं का, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह न्यूनतम संख्या होती है। अब जोड़ डालेंगे, ठीक है, क्या शब्द बोला मैंने, न्यूनतम, न्यूनतम संख्या होती है, अर्थात तो वो छोटी से छोटी संख्या होगी, न्यूनतम संख्या होगी, क्या होगी, न्यूनतम। दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह न्यूनतम संख्या होती है, न्यूनतम संख्या होती है जो उन संख्याओं से शब्द आ जाएगा, जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। अब आपने कहा कि सर जो ये परिभाषा बताई आपने, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह न्यूनतम संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, इसका एक एग्जाम्पल से समझाओ। हम इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं देखता हूं तो कोई संख्या ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 6 और आपका 8। अब 6 और 8 का हमें एक ऐसा पार्ट खोजना है जो न्यूनतम हो और उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वो क्या बनेगा आपका 24। कितना बनेगा, 24। तो मैंने कहा कि वो बनेगा आपका 24। अब आपने कहा न्यूनतम, आप इससे छोटी संख्या नहीं बता सकते हो, 24 से छोटी कोई संख्या होगी ही नहीं जो 6 और 8 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। जो भी होगी वो इससे बड़ी होगी, जैसे 24 है, दूसरी संख्या 39 हो गई, तो 8 छक 48, 8 छक 48, 6 अट्ठे 48, तो आपने कहा इससे बड़ी बनेगी। तो न्यूनतम संख्या जो है, न्यूनतम, मैं फोकस कर रहा हूं शब्द पर, ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम संख्या। एक बार अगर आपका बेस क्लियर हो जाएगा ना, तो आप आसानी से चीजें बना ले जाओगे। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर आधारित रहेगा सवाल का मुख्य भाग, तो इसीलिए इसको समझने का प्रयास करें। तो 6 और 8 तो से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, से 6 और 8 से डिवाइड हो जाएगी, वो न्यूनतम संख्या होगी, इसी को हम बोलते हैं एलसीएम। एचसीएफ समझते हैं, एचसीएफ क्या कहता है, तो फिर से वही बात आ गई, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह अधिकतम संख्या होती है, माने बड़ी से बड़ी संख्या, अधिकतम, वह अधिकतम संख्या होती है, वह अधिकतम संख्या होती है जो उन संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड कर दे, जो उन संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड कर दे। अब फोकस करेंगे यहां पर को शब्द में, ठीक है, और ये जो मैं बता रहा हूं ना, को से हम अभी सवालों में देखेंगे और उसके आधार पर समझ जाएंगे कि हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ, इसीलिए मैं मेन फोकस करवा रहा हूं इस पर। बेस क्लियर कर लीजिए पहले आप। तो मैंने कहा दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है या अधिकतम संख्या होती है जो उन संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड कर दे। मैं एज ए एग्जाम्पल दो संख्याएं ले लेता हूं, जैसे आपका 24 और ले लेता हूं 36। अब आपको क्या देखना है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो आपने कहा देखो सर, एक से भी डिवाइड हो जा रही है, दो से भी हो जा रही है, ऐसे दो के अलावा 6 चौक 24, 6 चक 36, 6 से भी हो जा रही है, तो अधिकतम लेनी है बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी वो संख्या बनेगी 12। क्या बनेगी, 12। तो आप कहोगे 12 दूनी 24 और 12 तियां 36, तो क्या निकल करके आया कि वो अधिकतम। अब इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जो आपका इसको डिवाइड कर दे। तो 12 और 24 को शब्द आ गया, क्या शब्द आ गया, को आ गया, को डिवाइड कर दे, को डिवाइड कर दे, से डिवाइड हो जाए, क्या हो जाए, से डिवाइड हो जाए। तो इस तरह से तो मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। अब इसके बाद एक शब्द और आता है, उसको समझते हैं। वो शब्द है आपका गुणज। वो शब्द क्या है आपका, गुणज। अब आपने कहा कि सर गुणज क्या होता है, गुणज को ही हम अंग्रेजी में मल्टीपल बोलते हैं। गुणज को ही अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, मल्टीपल। मल्टीपल का अर्थ हो गया पहाड़ा, जैसे पहाड़े होते हैं वैसे ही, तो गुणज का अर्थ होता है मल्टीपल, मल्टीपल। अब गुणज का अर्थ मल्टीपल है तो कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे एज ए एग्जाम्पल मैंने कहा दो का गुणज, तो दो का मल्टीपल क्या होगा, तो दो का मल्टीपल हो जाएगा दो, दो दूनी चार, दूनी आठ, दूनी, सॉरी दो एकम दो, दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो तिया छह, तो ये हो जाएगा आपका दो, चार, छः, आठ, ऐसे। जैसे मैंने कह दिया 12, 12 का गुणज क्या होगा, तो आपने कह दिया 12, 24, ठीक है, 36, ऐसे 12 चौक 48, ऐसे बनता जाएगा गुणज, ठीक है। ये मल्टीपल हो गया, गुणज, मल्टीपल का अर्थ हो गया मल्टीप्लीकेशन, अर्थात इसका पहाड़ा। अब बहुत इंपॉर्टेंट विषय क्या है, इससे क्या निकल करके आ रहा है कि जो मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन है, जो मल्टीप्लीकेशन है, ये मल्टीप्लीकेशन कहला रहा है, ये जो हिस्सा कहला रहा है ये क्या कहला रहा है, मल्टीप्लीकेशन कहला रहा है। तो मल्टीप्लीकेशन जो है वह आपका संख्या, जो संख्या है उससे आपका बड़ा होता है। मल्टीप्लीकेशन जो है वो आपका संख्या से हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा।
नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन जो है वो नंबर से बड़ा होता है और क्या होता है, बराबर होता है। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है, सवाल में। मल्टीप्लीकेशन जो गुणज है वो हमेशा बड़ा होगा, किससे, संख्या से। संख्या से क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। देखो ये बराबर दिख रहा है, ये वाला हिस्सा क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, और बाकी सब हिस्से क्या दिख रहे हैं, बड़े। तो ये मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन हमेशा बड़ा होगा और बराबर होगा किसके, संख्या के। एक बात ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से फैक्टर, एक शब्द और है जिसको हम बोलते हैं गुणनखंड, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका एक शब्द और है आपका फैक्टर। फैक्टर जो है, अब फैक्टर जो है इसी को हम हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड। अब आपने कहा कि गुणनखंड कैसे निकलेगा या गुणनखंड क्या होता है। तो गुणनखंड को अगर हम देखते हैं तो जैसे एक कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा मैं कोई संख्या ले लेता हूँ 12। 12 ले ली मैंने संख्या। अब 12 का मुझे गुणनखंड निकालना है। तो 12 का गुणनखंड क्या होगा, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है, 7 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, और सीधे सीधे 12, 12 से कटेगा। ऐसे ही अगर मैं 36 का गुणनखंड ले लूं तो 36 का क्या हो जाएगा, 1, और उसके बाद 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 9, और क्या हो जाएगा, 12, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 12 के बाद 18, क्या हो जाएगा, 18, और 18 के बाद क्या आ जाएगा आपका 36। तो ये 36 के गुणनखंड आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे समझिए गुणनखंड। तो अब मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ कि जो फैक्टर है, ये सब क्या है, फैक्टर्स, ये क्या कहलाते हैं, फैक्टर। तो मैं कह सकता हूँ फैक्टर जो है वह आपका हमेशा छोटा होता है, जो संख्या है, जो n है, उससे क्या होता है, जो n है वो बड़ा होगा, और फैक्टर जो होगा वो छोटा होगा। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो क्या होता है, बड़ा। तो मैंने कहा फैक्टर जो है वो आपका जो संख्या है उससे क्या होगा, बड़ा होगा और बराबर होगा। तो आप इसको देख लीजिए, 12 12 बराबर आ गया, और ये जो संख्या है, नंबर्स, ये नंबर्स हैं, तो ये नंबर से क्या हो गए, आपका बड़े हो गए। तो मैंने यहाँ पर आपको 4 चीजें समझाई, एलसीएम समझाया, एचसीएफ समझाया, मैंने मल्टीपल समझाया, और आपका फैक्टर समझाया। अब आपको इसको ध्यान में रखना है। आपने देखा न्यूनतम संख्या, इसीलिए हम कहते हैं छोटी से छोटी, छोटी से छोटी आता है तो हम तुरंत एलसीएम निकाल देते हैं। रटना नहीं है, समझना है उसको। इसी प्रकार से आपका अधिकतम, अधिकतम का अर्थ होता है बड़ी से बड़ी, और बड़ी से बड़ी है तो आपका क्या कहते हैं, क्या निकलेगा, आपका एचसीएफ निकलेगा। अब इसमें भी आपका कभी कभी बड़ी से बड़ी होता है, लेकिन फिर भी हम एचसीएफ नहीं निकालते हैं, हम एलसीएम निकाल लेते हैं। कैसे होता है वो सवालों में जाकर के समझेंगे। हाँ, ऐसा भी होगा, बड़ी से बड़ी दिया होगा, लेकिन हम फिर भी एचसीएफ नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो वो सवाल की लैंग्वेज को पढ़ करके हमें समझना होगा। मैं समझाऊंगा, सवाल क्वेश्चन बताऊंगा, तब आप उसे समझना। तो अभी चारों चीजें मेरे ख्याल से आप लोगों को आई होप क्या कहते हैं समझ में आ गया होगा। मैं आगे चलता हूं और उसको समझाता हूं, ठीक है। नेक्स्ट चीज समझाता हूं, उसको ध्यान देंगे। अब सबसे पहले मैं एक चीज पकड़ लेता हूं और उसको समझाता हूं, और वो है आपका एचसीएफ। एचसीएफ को अभी मैंने आपको बताया, फिर से लिख लेता हूं, हाईएस्ट, आपका हाईएस्ट जो है कॉमन कॉमन फैक्टर कहा जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। तो इसी को हम लोग महत्तम समापवर्त कहते हैं। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकलता है, तो इसके भी कुछ टाइप्स हैं। अब इनके 4 टाइप्स के रूप में इसको मैं डिवाइडेशन कर देता हूं, ठीक है। 4 टाइप्स के रूप में इसको मैं डिवाइडेशन कर देता हूं। अब ये 4 टाइप्स क्या हैं, जैसे सबसे पहले आ जाएगा गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड विधि के रूप में हम इसको देखेंगे, ठीक है बेटा। गुणनखंड विधि आ जाएगा, पहला जो आ जाएगा गुणनखंड विधि आ जाएगा। दूसरा जो है एचसीएफ निकालने का तरीका, भाग विधि। भाग विधि, तो गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना सीखेंगे हम लोग, और भाग विधि से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। और इसी प्रकार से गुणनखंड हो गया, भाग विधि हो गया, फिर इसके बाद दशमलव। दशमलव आपका जो संख्या है, दशमलव संख्या का एचसीएफ कैसे निकलेगा उसको सीखेंगे। इसी प्रकार से हम लोग भिन्नों का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। और एक और पॉइंट ले लेता हूं यहां पर, घातांक। घातांक का घातांक का एचसीएफ। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। इन 4 पॉइंट्स के माध्यम से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे। गुणनखंड विधि से एचसीएफ, भाग विधि से एचसीएफ, दशमलव संख्याओं से एचसीएफ, भिन्नों का एचसीएफ, और घातांक का एचसीएफ। तो ये 4 विधि से हम लोग निकालना सीखेंगे। अब क्या होगा, पर्टिकुलर हम लोग पहले पार्ट पर चलेंगे गुणनखंड विधि से, और गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। तो मैंने अभी आपको ये चारों पॉइंट बताए। देखो परीक्षाओं में चारों चीजों का आना बहुत जरूरी है। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आजकल घातांक से पूछे जा रहे हैं। आपका भिन्नों का भी सवाल आता है, भाग का भी सवाल आता है, हर टाइप्स के क्वेश्चन जो है मूव कर रहे हैं परीक्षाओं में। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक चीज को सीख करके आप एचसीएफ पर महारत हासिल कर लेंगे और सवाल बन जाएगा।
सभी पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए, तब जाकर के आप में मजबूती आएगी। तो आइए गुणनखंड विधि से हम लोग सीखते हैं। तो गुणनखंड विधि से अगर मैं बात करता हूँ, पहला पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट हो गया, जल्दी से जल्दी बताता हूँ आपको मैं। गुणनखंड, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से कैसे निकलेगा? अब कोई संख्या ले लेते हैं हम, जैसे एक मानक संख्या मान लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं गुणनखंड विधि से, कुछ आपका पॉइंट्स ले लेते हैं, जैसे 24 ले लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जैसा टाइप का बन जाएगा, ये 24 हो गया, 56 हो गया, और आपका इसमें जो एक है 96 से ले लो, ठीक है। तीन संख्याएं ले लो। अब इनका गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालना है तो पर्टिकुलर एक संख्या को पकड़ लो, जैसे 24 है। अब इसका गुणनखंड करो, 2 से कटेगा 12, 2 से कटेगा आपका 6, 2 से कटेगा आपका 3, फिर 3 से कटेगा 1। तो इसका गुणनखंड 24 का क्या बना आपका? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये हो गया इसका गुणनखंड। इसी प्रकार से 56 ले लीजिए। अब 56 को भी आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। पहले सबसे छोटी संख्या से करते हैं, तो 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, और इसके बाद 8 आ जाएगा 28। 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 चक्को 8, 2 से करेंगे 7, फिर उसके बाद 7 से करेंगे 1, ठीक है। इस तरह से मैनेज कर लेंगे तो ये आ जाएगा। तो आपने कहा 56 से क्या बनेगा? तो 56 से बनेगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा आपका 7 बन जाएगा। इसके बाद आप ऐसे ही 96 का निकाल लेंगे। तो 96 का क्या निकलेगा बेटा? 2, 2 से इसे तोड़ेंगे तो 4, ठीक है। और क्या कहते हैं, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, फिर 2 से करेंगे 2 और 24, 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, और 3 से करेंगे 1। तो आपने कहा क्या कहते हैं, 96 के जो गुणनखंड आए वो हमारे पास आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा आपका 3, ऐसे बन गया। अब हम एक बार इसमें देखते हैं, ये क्या लिख सकते हैं हम इसे? 2 की पावर 3 इंटू 3। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 इंटू 7। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? आपका 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3। अब ध्यान दीजिए, एचसीएफ क्या बोलता है? एचसीएफ बोलता है मैं उसको लूंगा जो सब में आया होगा। अब देखो, अगर मैं कहता हूं 2 की पावर 3, तो इसमें तो आया ही है, 2 की पावर 3 इसमें भी आया है, और 2 की पावर 5 है तो इसमें भी 2 की पावर 3 से ही आगे बढ़ करके 4 और 5 हुआ होगा, तो इसमें भी आ रखा है। तो मैंने कहा कि इसने कहा कि एचसीएफ कहता है मैं उसको लूंगा जो सब में आया होगा, तो इसने 2 की पावर 3 को ले लिया जो सब में आ रखा है। अब देखो 3 है, यहाँ नहीं है तो नहीं लेगा, यहाँ 7 है और जगह नहीं है तो नहीं लेगा, तो एक आ गया 2 की पावर 3। तो इसका एचसीएफ जो बन जाएगा वो आ जाएगा कितना? 2 की पावर 3, अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये कितना आ जाएगा? एचसीएफ 8 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। तो इसे कहते हैं गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना, ठीक है। उसको फैक्टर कर लेंगे, तोड़ लेंगे, और फिर उसको मैनेज कर लेंगे। तो यह आपको समझ में आना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पेपर में करना है और तेजी कैसे दिखाएंगे, लेकिन आपको ये ऐसे होता है, ये आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए, तभी आप मजबूती पाएंगे एचसीएफ में और आप मेंटेन कर पाएंगे। आइए अब मैं आपको इसमें आगे ले चलता हूं। चलिए अब मैं आप लोगों को इसमें दूसरी विधि सिखाने जा रहा हूँ, बी वाला पार्ट, ठीक है। और बी वाला पार्ट जो है वो है आपका भाग विधि। अब भाग विधि से अगर मैं आपको ज्ञात करता हूं तो भाग विधि से हम कैसे एचसीएफ निकालते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, ठीक है। इस विधि से आप लोग ध्यान में रखें और इससे आसान हो जाएगा। बड़े बड़े जो संख्याएं आएंगी, देखो छोटी मोटी संख्या को सॉल्व करना तो आसान रहेगा, लेकिन बड़ी संख्या को अगर हमें सॉल्व करना है तो उसके लिए भाग विधि का आपके साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाग विधि को आप ज्यादा महत्व देकर के सीखने का प्रयास करें। तो भाग विधि में कोई हम दो संख्याओं को लेकर के पहले चर्चा कर लेते हैं। कोई मैं दो संख्याएं मानक बनाता हूं, जैसे एक बड़ी संख्या ले लेता हूं 923 ले लेता हूं, और दूसरी संख्या में 949 ले लेता हूं, और मैं इसका भाग विधि से अब आपको एचसीएफ निकालना सिखाता हूं। जैसे 923 है और इसका भागा आप 949 से देंगे, तो आपका कितने बार जाएगा? एक बार। तो ये हो गया 923। आपने कहा ये 6 हो गया, ये आपका 2 हो गया, 26। आपका घटा के कितना आ गया? 26। अब इसका आगे भागा नहीं देंगे, दशमलव लगाएंगे नहीं, बल्कि आप क्या कहते हैं, यहां पर जब दशमलव लगा करके आगे नहीं हल करना है, बल्कि यहां पर आपको दोबारा से जब अगर भागा नहीं जा रहा है, दशमलव में जा रहा है, वहीं पे छोड़ देना है, फिर आगे दोबारा से उसी संख्या को ले लेंगे। 923 इसको ले लिया। अब आप इसका फिर से इसमें भाग देंगे। अब देखो मैं अगर देता हूं तो 3 बार जाएगा, क्योंकि आपका 3 बार अगर देता हूं, 4 बार, 4 दूनी 8 और 6 चौक 24, ज्यादा चला जाएगा, तो मैं 3 बार दे देता हूं। 6 तिया 18 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 78 आ जाएगा। और फिर 78 आने के बाद इसे घटा देता हूं, 12 में से 8 जाएगा 4, 12 में से 8 जाएगा 4, और 8 में से 7 जाएगा 1, और ये हो गया 143। अब 26 का भागा मुझे 143 में देना है, तो 26 का भागा 143 में देना है। तो अगर मैं इसको पकड़ता हूं और 4 बार, 4 दूनी 8, और 5 बार पकड़ता हूं, 5 दूनी 10, और 5 छक्का 30, 10 और 3 13, 5 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 5 बार। तो 5 छक्का 30, 0 3 आ गया। अब 3 जैसे आ गया, 5 दूनी 10 और 3 13, ये। तो आपने कहा घटा करके आ गया 3, और 4 में से 3 जाएगा 1।
दोबारा से डिवाइडेशन का रूल बनाएंगे, आगे नहीं ले जाएंगे क्योंकि दशमलव में जाएगा तो आगे ले नहीं जाना है। तो जहां से भागा नहीं जाता वहां से दोबारा से भागा का चिन्ह बना करके उस संख्या को उतार लेंगे। आपका ये वाली संख्या उतर जाएगी 26। अब 13 से कितने बार जाएगा, 2 बार, 13 दूनी 26, और ये वैल्यू इससे कट जाएगी। तो जो जीरो लाने वाली संख्या होती है, ध्यान दीजिएगा, जो जीरो लाने वाली संख्या होती है वही उसका आंसर होता है। तो यहाँ पर जीरो लाने वाली संख्या कौन सी है, 13। तो आप बोलोगे इन दो संख्याओं का जो एचसीएफ आपको निकालने के लिए कहा गया था, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका 13, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें इस तरह के विधियों के और भी सवाल आपको अभी जो एक्सरसाइज होगी उसमें सिखाऊंगा, तो आप इस तरह से इसको मेंटेन रखेंगे। तो ये विधि भी आपकी क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट विधि के बारे में समझाता हूं। भाग विधि के बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं तो दशमलव संख्याएं, अगर दशमलव संख्या है, दशमलव संख्याओं का, दशमलव संख्याओं का, दशमलव संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। अब दशमलव संख्याएं दे रखी हैं, ये सी पार्ट है आपका। दशमलव संख्याओं का आपका एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे दशमलव संख्याओं का एचसीएफ? अब मैं कोई दो संख्या लेकर के उसको हल करने का प्रयास करता हूं। जैसे मैंने ले लिया 3.6 और आपका 0.48 का आपको निकालना है एचसीएफ, इसका निकालना है आपको एचसीएफ। कैसे निकलेगा, अब कंसंट्रेट करो। जब आपको दशमलव संख्या का आपका एचसीएफ निकालना होगा तो आप उन संख्याओं को, उन दशमलव वाली संख्याओं को पहले संख्या में ले आए, अर्थात दशमलव हटा दें। अब दशमलव में जब हटाएंगे तो आप देखेंगे कि दशमलव के कितने स्थान तक आपका जीरो है। तो यहां पर एक स्थान तक, यहां 2 स्थान तक, जो हाईएस्ट जीरो है उसको ले लेंगे, तो 2 स्थान। अगर 3 होता तो 3 लेते, तो 2 है तो 2 लेंगे, तो 2 का अर्थ हो जाएगा 100। तो आप क्या करेंगे, इसको संख्या में बदलने के लिए गुणा करेंगे, कितने से, 2 स्थान तक जीरो है तो आप 100 से गुणा करेंगे। जैसे 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4800, और 2 स्थान के बाद ये लग गया आपका दशमलव, ये लग गया दशमलव, तो ये हो गया 48.0। तो मैंने कहा यहाँ 48 दशमलव क्या हो गया आपका, जीरो हो गया, ये हो गया, ठीक है, 48 बन गई वो संख्या। अब इसी प्रकार से इसको जो गुणा करेंगे वो कितने से करेंगे, आपका 100 से। जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 3600, और 3600 के बाद कितने स्थान के बाद, एक स्थान के बाद दशमलव लगेगा, तो ये। तो आपके पास वो दो संख्याएं आ गई 360 और 48। अब आप क्या करेंगे, फिर से भाग विधि का प्रयोग कर दें। तो आपने कहा कि सर 360 दे रखा है, 360 का भागा आप 48 से कर दें, कितने से कर दें, 48 से कर दें। अब 48 से कितने बार जाएगा ये, आपने कहा क्या कहते हैं, 5 चक्को 20 है, 8 छक 48, 48 और 5 48, ठीक है, 5 से 50, ठीक है, देखते हैं इसे कितने बार जाएगा, 5 बार, 5 बार ले जाता हूँ इसे मैं, तो 5 बार ले जाता हूँ, तो 8 पंचे 40, 4 आ गया, और 5 चक्को 20 और 4 24, ये तो कम बैठ रहा है, और आगे ले जा लेते हैं, 8 बार ले जा लेते हैं, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, 64 का 4, और ये 6 चला गया, 8 चौक 32, ये भी ज़्यादा चला जा रहा है, 7 बार ले जाते हैं मोटा मोटा, ठीक है, 7 बार ले जा करके देख लेते हैं एक बार, 7 बार, तो 7 बार ले जा करके देखते हैं, तो 7 बार ले लेते हैं, तो 8 सत्ते 56, 56 का 6 हासिल गई 5, और 7 चौक 28, 28 और 5 कितना हो गया 33। तो आप इस तरह से 7 बार ले जा लेंगे, ठीक है, 7 बार गया, तो 7 बार कर दिया। अब इसे घटा दो, 10 में से 6 जाएगा 4, क्योंकि 8 बार ज्यादा जा रहा है तो 6 बार कम जा रहा है, तो 7 बार ले जा लेंगे। तो आपने कहा कि क्या कहते हैं, ये आ गया आपका 10 में से 6 गया 4, और 5 में से आपका 3 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, 5 में से 3 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 2। तो आपने कहा कि फिर से अगर देखा जाए तो ये डिवाइडेशन के रूल के अंतर्गत फिर से नहीं जा रहा है, तो डिवाइडेशन का रूल 48 ले लिया आपने, फिर से कहा 24 दूनी, आपने कहा 48, तो जीरो लाने वाला कौन है, 24, जीरो लाने वाला कौन है 24, तो जीरो लाने वाला अगर 24 है तो यही इसका क्या बनेगा, एचसीएफ। तो अब आपने कहा कि सर एचसीएफ तो दशमलव में था और ये तो संख्या में आ रहा है, तो आपने जिस संख्या से गुणा किया उसी संख्या से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.2 और 4, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बन जाएगा दशमलव संख्याओं का एचसीएफ निकालना। अब ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट सीख लेते हैं, ठीक है। इस तरह के और भी सवाल आएंगे, अभी एक्सरसाइज करेंगे तो हम उन सवालों को भाषा के रूप में देखेंगे और तब हल करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको एचसीएफ का बेस पॉइंट समझा रहा हूं, बेसिक आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं। नेक्स्ट है, चलिए अब मैं आप लोगों को इसमें एक और समझाता हूं, जो इसका अगला पार्ट है, ए बी सी डी, आपका डी वाला पार्ट, ठीक है। भिन्नों का, भिन्नों का, भिन्नों का एचसीएफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भिन्नों का एचसीएफ भी निकालना, ठीक है। अब भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकलेगा या किस तरह से हम उसको मैनेज करें, तो भिन्नों का एचसीएफ निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। जो आपका कोई फ्रैक्शन है, जैसे एक्स अपॉन वाई है, तो ये हिस्सा अंश कहलाता है और ये हिस्सा क्या कहलाता है, हर। ये हो गया आपका अंश और नीचे वाला कहलाएगा हर कहलाएगा। तो आप क्या कहेंगे,
अंश का एचसीएफ अपॉन हर का एलसीएम, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से आपका फॉर्मूला बन गया, अंश का एचसीएफ अपॉन हर का एलसीएम। अगर यहीं पर एलसीएम होता तो हम ऊपर अंश का एलसीएम कहते, नीचे हर का एचसीएफ कहते, तो हम एलसीएम वाले में इस चीज को अभी समझ लेंगे। अब इसका एक कोई क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपका 4/5, 8/15 और आपका दे रखा है 2/25, ये है। आपको का एचसीएफ निकालना है, का एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे का एचसीएफ? अब किसका एचसीएफ कैसे निकलेगा? तो आप क्या कहेंगे, 4, 8 और 2 का आप बोलोगे एचसीएफ, और आपका 5, 15 और 25 जो है इसका बोलोगे एलसीएम। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे हम, तो 4, 8, 2 का एचसीएफ निकालना है। हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है? दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह न्यूनतम संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होने वाली कौन सी संख्या होगी? जैसे 2 से 4 भी है, 2 से 8 भी है, 2 से 2 भी है, तो इसका एचसीएफ डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, और निकालने के लिए सेम भाग विधि के प्रयोग से भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकल जाएगा। छोटी संख्या तो डायरेक्ट निकालिए, से विभाजित को वह बड़ी से बड़ी संख्या, या क्या कहते हैं एलसीएम, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह न्यूनतम संख्या होती है जो उन संख्याओं को आपका पूर्णतः विभाजित कर दे। तो आप देखेंगे उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपने कहा 25 ले लीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या। अब 25 से देखो, तो 25 से क्या होगा? 15 से 25 तो हो नहीं रहा है, तो 25 दूनी 50, 50 से 15 नहीं हो रहा है, 25 थी 75, 5 भी हो रहा है, 15 भी हो रहा है, 25 भी हो रहा है, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा 15। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2/75 आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो आप निकाल भी सकते हैं, 5 लिख लिया, 15 लिख लिया, 25 लिख लिया, आपने संख्या ले ली 3, 3 से दिया, 5 दिया, 5 दिया 15, 25, 5 से दिया 1, 1 और अब 5, और 5 से दिया 1, 1 और 1, तो 5 25 25 दिया 75, ऐसे भी निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इस तरह के सवालों को बनाएंगे, मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो डी वाला पार्ट हो गया भिन्नों का एचसीएफ। इसके बाद फिर से मैं एक नेक्स्ट टाइप जो बचा हुआ है उसके बारे में समझाता हूँ। ए बी सी डी और ई चलेगा। अब आएगा आपका घातांक, आपका आएगा घातांक का आपका एचसीएफ निकालना है, घातांक का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, घातांक का एचसीएफ निकालना है आपको। अब घातांक का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? अब घातांक का एचसीएफ निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए। ठीक है, ऐसी चीजें बहुत परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन से बहुत आते हैं। तो एचसीएफ क्या है? न्यूनतम है। न्यूनतम संख्या को ध्यान में रखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन बनाता हूं, जैसे मैंने कहा 6 की पावर 5 दे रखा है, 6 की पावर आपका 4, 6 की पावर 9 कह लेता हूँ, और 6 की पावर आपका 2 कह लेता हूँ, का एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ क्या बोलता है कि वह एचसीएफ बोलता है मैं सभी में रहूंगा, मैं सभी में रहूंगा। तो 6 की पावर 2 में क्या 6 की पावर 9 रहेगी? नहीं रहेगी। लेकिन 6 की पावर 2 है जो है 6 की पावर 5 में भी रहेगी, 4 में भी रहेगी, 9 में भी रहेगी। तो इस प्रकार से इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 6 की पावर 2। कैसी संख्या बनती है? न्यूनतम संख्या, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, इसी प्रकार से अगर जैसे मैंने कह दिया 7 की पावर 3, 7 की पावर 8, 7 की पावर 6, और आपका मैंने कह दिया 7 की पावर आपका 9 ले लेता हूँ, 12 ले लेता हूँ चलो, का एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या होगा? तो फिर से डायरेक्ट वही हो जाएगा, न्यूनतम संख्या क्या बनेगी? 7 की पावर 3 बन जाएगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा 3 की पावर -2, 3 की पावर -8, 3 की पावर -6, 3 की पावर -4 का एचसीएफ क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे इसका एचसीएफ क्या होगा? अब आधार समान है और आप देख रहे हो घातें जो है माइनस के साथ चल रही है, तो न्यूनतम घात कौन सी होगी? क्या 3 की पावर -2? नहीं, 3 की पावर -2 न्यूनतम घात नहीं बल्कि अधिकतम घात है। न्यूनतम घात बनेगी 3 की पावर -8, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 की पावर -8। अब एक सवाल और सीख लेते हैं। जैसे 5 की पावर 6 दे रखा है और आपका 9 की पावर 3 दे रखा है, और इसका आपसे अगर पूछ ले एचसीएफ क्या होगा, तो आप इसका एचसीएफ बोलोगे। अब भाई इसका तो आधार समान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या इसका एचसीएफ नहीं निकलेगा? नहीं, इसका भी एचसीएफ निकलेगा। हर संख्या का एचसीएफ निकल सकता है। अब आपने कहा कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इसका एचसीएफ जो होगा वो होगा आपका 1। क्या आएगा? 1। जब जब आधार असमान हो तो ऐसी स्थिति में एचसीएफ कितना आता है? 1 आता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ए बी सी डी और ई 4-5 पार्टों के रूप में मैंने एचसीएफ को आपको समझाया और बता दिया। ठीक है, अब आप लोगों से अगर मेरा यही कहना है कि पहले आपने एचसीएफ का ढांचा मेरे से सीख लिया, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर कर दिया मैंने। मैं अब इसके बाद एलसीएम को समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, फिर मैं मिक्स क्वेश्चन को लेकर के आपको फटाफट उनको सॉल्व करता हुआ दिखाई दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बेस से
आपका जो एक मजबूत व्यवस्था है उसको हम सीखते हुए चले जाएंगे। अब अगली वीडियो जो है वो आपका एलसीएम पर रहेगी, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ अगर आपको ये व्यवस्थाएं और चीजें अच्छी लग रही हैं तो आप हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, हमें शेयर करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक कीजिए और साथ ही साथ में अपने सहपाठियों को भी बताएं। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।